नमस्कार दोस्तों, कविता यादव यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हिंदी साहित्य के टॉप एमसीक्यूज़ को विद सॉल्यूशन के साथ करते हुए आज की क्लास की हम शुरुआत कर लेते हैं। लगभग 25 प्रश्नों को हम करने की कोशिश करेंगे क्योंकि निरंतर अभ्यास ही सफलता का राज है। इसी उद्देश्य के साथ आपको हर रोज़ हिंदी विषय से संबंधित अधिक से अधिक प्रश्नों का अभ्यास करते हुए अपनी तैयारी को आगे बढ़ाना है। निरंतरता के साथ जो है लगे रहना है, क्योंकि हम जो है एक हफ्ते से जो है क्लास को नहीं ले पाई, इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगी। किसी कारणवश जो है हम क्लास रेगुलरिटी के साथ नहीं कर पाए, लेकिन आज से जो है मैं रेगुलरिटी के साथ क्लास लाने की पूरी कोशिश करूँगी ताकि आपकी परीक्षा की तैयारी जो है प्रैक्टिस हिंदी साहित्य से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनकी प्रैक्टिस अच्छे से होती रही। विद सॉल्यूशन के साथ हम करते हुए अपनी तैयारी को आगे बढ़ा रहे हैं। किसी भी स्टेट के अंतर्गत होने वाली टीजीटी पीजीटी हिंदी संबंधी परीक्षा हो या एनटीए नेट की परीक्षा हो या कोई अदर परीक्षा हो जिसमें हिंदी साहित्य संबंधी प्रश्न पूछे जाते हैं, तो सभी विद्यार्थियों के लिए ये क्लास काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। तो देख लेते हैं, प्रश्न नंबर 1 से शुरुआत कर लेते हैं। निम्नलिखित में कौन सी रचना मलिक मोहम्मद जैसी की नहीं है? नहीं को देखते हुए आपको प्रश्न पढ़ना है कि प्रश्न में पूछा क्या गया है पूछा हुआ है या नहीं। तो आखिरी कलाम, अखरावट और चित्ररेखा तीनों रचनाएं मलिक मोहम्मद जैसी की है, लेकिन मधुमालती जो रचना है वो सूफी कवि मंजन जी की है। ये आपको पता ही है। तो आगे बढ़ते हैं। मलिक मोहम्मद जैसी की रचना पद्मावत, आखिरी कलाम, अखरावट और चित्ररेखा है। अगर चित्रलेखा पूछ लिया जाए, चित्रलेखा ये रचना जो है भगवती चरण वर्मा की है। चरण वर्मा जी की, भगवती चरण वर्मा जी की ये रचना है। लेकिन अगर चित्ररेखा पूछा जाए तो जयसी जी की है। एक दूसरे से मिलती हुई जो रचनाएं हैं उनको आपको बार बार जो है साथ साथ रिवाइज करते हुए चलना है ताकि आपको याद रहे। तो देख लेते हैं। मलिक मोहम्मद जैसी की जो रचना है पद्मावत, आखिरी अखरावट और चित्ररेखा, इनका जो प्रिय अलंकार है वो उत्प्रेक्ष अलंकार है। पद्मावत का जो रचना वर्ष 1540 ईस्वी माना जाता है। पद्मावत की रचना अवधी भाषा में की गई है। यह चौपाई दोहा छंद में लिखा गया है और चौपाई की प्रत्येक 7 अर्धकलियों के बाद दोहा आता है। ये कई बार पूछा जाता है चौपाई के कितनी अर्धकलियों के बाद दोहा आता है, तो ध्यान रखना है 7 अर्धकलियों के बाद। इस प्रकार आए हुए दोहों की जो संख्या है उसमें कितनी मानी गई है पद्मावत में? 653। पद्मावत में उपसंहार समेत जो है 58 अध्याय है और पद्मावत का जो नागमती वियोग खंड हिंदी साहित्य की अनुपम निधि माना जाता है। ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि हिंदी साहित्य की अनुपम निधि किस रचना को माना गया है? तो पद्मावत का जो नागमती वियोग खंड है वो हिंदी साहित्य की अनुपम निधि मानी गई है। मलिक मोहम्मद जैसी की प्रेम कविता का नामकरण अब्राहिम जॉर्ज ग्रियर्सन ने किया। इन्होंने यह नामकरण जो है अपने साहित्य इतिहास ग्रंथ मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान में सुझाया। बढ़ते हैं आगे, अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 2 है हमारा। प्रश्न नंबर 2 में पूछा गया है कर्म, जो ये यहाँ पर लेखक दिए गए हैं, साहित्यकार दिए गए हैं, तो इनके जो है सही अनुक्रम में हमें लगाने हैं इनके जन्म के आधार पर। तो आंसर हो जाएगा हमारा बी। सबसे पहले आएंगे बच्चन, फिर दिनकर, फिर आएंगे भाई हमारे अज्ञे जी, अज्ञे के बाद आएंगे मुक्तिबोध। तो देख लेना है इनका जन्म कब हुआ। बच्चन जी का जन्म 1907 में हुआ, दिनकर जी का जन्म 1908 में हुआ और जो है मुक्तिबोध जी का जन्म जो है 1917 में माना जाता है और जो है अज्ञे जी का जन्म 1911 है। तो इसलिए अज्ञे पहले आएंगे और मुक्तिबोध बाद में। तो इसलिए थोड़ा सा ऑप्शन में यहाँ पर गड़बड़ हो गई, इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगी। तो एक बार इन साहित्यकारों के जन्म मृत्यु के संबंध में हम देख लेते हैं, कब इनका जन्म हुआ, कब इनकी मृत्यु हुई। तो कर्म के अनुसार जब आप लगाओगे हरिवंश राय बच्चन, दिनकर, सचिनानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे और जो है गजानन माधव मुक्तिबोध। बच्चन जी का जन्म 1907 में, मृत्यु 2003 में। दिनकर जी का जन्म 1908 में और मृत्यु 1974। सचिनानंद वात्स्यायन हीरानंद जो अज्ञे जी का जन्म जो है 1911, मृत्यु 1987 और मुक्तिबोध जी का जन्म 1917, मृत्यु 1964। आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं प्रश्न नंबर 3। निम्नलिखित में से
जो है ये जो यहाँ पर कीर्तियाँ दी गई है, रचनाएं दी गई हैं, इनको इनके काल क्रम के अनुसार हमें सही तरह से लगाना है कि कौन सी जो है यहाँ पर कीर्तियाँ काल क्रमानुसार दी गई हैं। तो देख लेते हैं। आंसर होगा हमारा यहाँ पर निहार, रश्मि, दीपशिखा और संध्या गीत। ये जो महादेवी वर्मा जी की रचनाएं हैं। और अन्य रचनाओं का प्रकाशन वर्ष भी देख लेते हैं। किसी भी रचनाओं का प्रकाशन वर्ष या क्रमानुसार जो है इन रचनाओं को पूछा जा सकता है। सबसे पहले सूर्यकांत त्रिपाठी जी की जो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी है, उनकी रचनाओं को हम जब देखें तो पहले आएगा अनामिका 1938, फिर परिमल 1930, पहले आएगा भाई परिमल 1930, फिर अनामिका नहीं, फिर भैया आएगा गीतिका 1936, फिर अनामिका 1938, फिर तुलसीदास 1938, कुकुरमुत्ता 1942, अणिमा 1943, बेला जो है 1943, नए पत्ते 1946 और अर्चना जो है इनकी 1950 की रचना है। आराधना 1953, गीत गुंज है ये भाई, पुंज नहीं है, गीत गुंज जो है 1954 की, और सांध्या काकली जो है 1969 की रचना है। आगे बढ़ते हैं। फिर देख लेते हैं पंत जी की रचनाएं। पंत जी की जो रचनाएं हैं, पंत जी के जो काव्य संग्रह हैं उनका अनुक्रम जो है उच्छ्वास 1920, ग्रंथि 1920, वीणा 1927, पल्लव 1928, गुंजन 1932, युगांत 1936, युगवाणी 1939, ग्राम्य 1940, स्वर्ण किरण 1947, स्वर्ण धूलि 1947, युगपथ 1949, उत्तरा 1949, वाणी जो है 1958, कला और बूढ़ा चांद जो है 1959, अतिमा 1955, लोकायतन 1964, सत्यकाम 1975, फिर अंत में है चिदम्बरा जो कि इनकी रचना भाई, इनकी जो ये चिदम्बरा जो रचना है, इन पर साहित्य अकादमी पुरस्कार इन्हें 1968 में मिला हुआ था, लेकिन जो है ये रचना लिखी गई 1958। इस तरह आपको इनको क्रम में आपको रखते हुए देख लेना है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। आगे जो साहित्यकार देख लेते हैं उनकी रचना को हम और देखते हैं, जैसे कि जयशंकर प्रसाद जी की मुख्य रचनाएं। उर्वशी 1909, वन मिलन भी 1909, प्रेम राज्य 1909, अयोध्या का उद्धार जो है 1910 की रचना है इनकी। शोकोच्छ्वास जो रचना है ये भी 1910 की है। वपुर्भु वाहन जो है 1911, कानन कुसुम 1913, प्रेम पथिक 1914, महाराणा का महत्व भी 1914 की रचना है। फिर है चित्राधार इनकी 1918 की रचना। झरना जो है 1918 की, जिससे छायावाद की शुरुआत मानी गई है। आशु 1925 की रचना है। लहर 1933, कामायनी 1935 की रचना है। फिर है महादेवी वर्मा जी की रचनाएं। महादेवी वर्मा जी की रचनाएं जब हम देखते हैं, इनके काव्य संग्रह को देखते हैं तो निहार आएगा सबसे पहले 1930, फिर रश्मि 1932, निर्जा 1935, फिर आएगा हमारा दीपशिखा और संध्या गीत। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न नंबर 4। इनमें से किसने आदिकाल को जयकाल तथा रीतिकाल को कलाकाल कहा है? आदिकाल को जयकाल और रीतिकाल को कलाकाल की संज्ञा किस विद्वान ने दी है? आंसर हो जाएगा हमारा रामशंकर शुक्ल, रसाल जी ने। रसाल जी ने जो है आदिकाल को जयकाल और रीतिकाल को कलाकाल के नाम से जाना है। जॉर्ज ग्रियर्सन ने आदिकाल को चारण काल कहा है। काल है भाई, ये कला नहीं है, चारण काल। रीतिकाल को रीति काव्य कहा है किन्होंने? जॉर्ज ग्रियर्सन ने। ये भी ध्यान रखना है, जॉर्ज ग्रियर्सन के अनुसार और राम कुमार वर्मा के अनुसार आपने देख लिया आदिकाल और रीतिकाल को क्या नाम दिया गया है, और अन्य विद्वानों के द्वारा भी आदिकाल को किस किस नाम से जान गया है, और जो है रीतिकाल को किस विद्वान ने क्या नाम दिया है, या भक्ति काल को क्या न कहा है। तो ये सभी जो है आधुनिक काल को शुक्ल ने क्या कहा है, ये सभी तथ्य हम जो है प्रश्नों के माध्यम से ही बार बार रिपीट करते हुए चलेंगे। ज़्यादा एक बार से जब मैं यहाँ पर सभी तथ्यों को अगर रखने लग गई तो जो है वीडियो बहुत ज़्यादा अधिक लंबी हो जाएगी और प्रश्नों की संख्या हमारी कम रह जाएगी। इसलिए मैं है थोड़े कुछ महत्वपूर्ण बिंदु को किसी प्रश्न में जो है कि प्रश्नों के अकॉर्डिंग ही जो हम थोड़े तथ्यों को करते हुए बार बार रिवीजन करते हुए चल रहे हैं।
तो देख लेते हैं प्रश्न नंबर 5। हेम की टिन्नी किसकी रचना है? हेम की टिन्नी जो रचना है वो है माखनलाल चतुर्वेदी जी की। माखनलाल चतुर्वेदी की जो काव्य रचनाएं हैं उनमें हेम की टिन्नी 1943, हेम तरंगिणी 1949। हेम तरंगिणी पर इन्हें जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला हुआ है। और माता 1951, संपरण 1956। फिर है बालकृष्ण शर्मा नवीन की रचनाएं, कुमकुम 1939, रश्मि रेखा, ऐपलक कवासी, हम विश्वाई जन्म के, विनोबा सतवन और उर्मिला। ये रचनाएं जो है नवीन जी की हैं, बालकृष्ण शर्मा नवीन की। उसके बाद अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत जी की जो रचनाएं हैं वो है कृष्ण शतक, रसिक रहस्य, प्रेमाबू वारिधि और जो है प्रेम परचंग, प्रेमाबूष परम वर्ण और प्रेमाबू परवा, प्रिय प्रवास। इनका जो है खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य माना गया है। चोखे चोबते, फूल पत्ते, चुभते चुभते, पद परचून, बोलचाल, रसकलश, पारिजात, कल्पलता और ग्राम गीत, हरिओत सत्सई, बैठे ही वनवास और मरम स्पर्श। ये जो है मुख्य रचनाएं हैं हरिओत जी की। इनको भी आपको ध्यान रखना है, जिनमें आपको ध्यान रखना है कृष्ण शतक और जो है इनका खड़ी बोली का महाकाव्य प्रिय प्रवास, चोखे चोबते, चुभते चुभते और जो है इनकी रचना पारिजात और जो है ये मुख्य रचनाएं हैं। इनको तो आपको कंटेस्ट कर लेना है ताकि परीक्षा में कोई भी रचना पूछी जाए तो आसानी से आप जो है सही आंसर दे सको। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 6 देख लेते हैं। आ वेदना मिली विदाई किस नाटक के गीत की पंक्तियाँ है? आहा वेदना मिली विदाई, ये जो पंक्तियाँ हैं ये स्कंदगुप्त नाटक की है, जो कि जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखा गया। जयशंकर प्रसाद का जो नाटक है इनकी मुख्य पंक्ति जो बार बार परीक्षाओं में पूछी जाती है, आहा वेदना मिली विदाई। उसके बाद जो है एक, यदि प्रेम ही जीवन का सत्य है तो संसार ज्वालामुखी। ये जो है चंद्रगुप्त नाटक की पंक्तियाँ हैं जो कार्नेलिया सुहासिनी से कहती हैं। आगे बढ़ते हैं। फिर है हिमाद्री तुंग सुरुंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती। जो ये है स्कंदगुप्त नाटक से ली गई है, संवेद का गायन है। आगे बढ़ते हैं। अधिकार सुख कितना मादक और सारहीन होता है, ये भी स्कंदगुप्त नाटक से स्कंदगुप्त का आत्मकथन यहाँ पर दर्शाया गया है इन पंक्तियों के माध्यम से। ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 7 देख लेते हैं। सेठ बांकेलाल किसकी रचना है? सेठ बांकेलाल जो है अमृतलाल नागर जी की रचना है। अमृतलाल नागर जी की रचनाएं हम काफ़ी बार रिवाइज कर चुके हैं। ये सभी रचनाएं इनकी इम्पोर्टेंट है जो कि बार बार परीक्षाओं में पूछी जाती हैं। सबसे पहले देख लेते हैं महाकाल। सेठ बांकेलाल, बूंद और समुंदर, शतरंज के मोहरे, सुहाग के नुपुर, अमृत और विष, 7 घूंघट वाला मुखड़ा, एक दाना मिश्राय, मानस का हंस, नाचो बहुत गोपाल, खंजन नैन, बिखरे तिनके, अग्निगर्भा, करवट, पीढ़ियाँ। ये सभी रचनाएं अमृतलाल नागर जी की हैं। मानस का हंस और खंजन नैन इनकी जीवनी परक रचनाएं उपन्यास है। इनमें जो है सूरदास और तुलसीदास जी के जीवन को दर्शाया है। खंजन नैन में सूरदास के जीवन को दर्शाया है और मानस के हंस में जो है तुलसीदास जी के जीवन का वर्णन है। फिर देखते हैं यशपाल जी के उपन्यास दादा कामरेड, देशद्रोही, दिव्या, पार्टी कामरेड, मनुष्य के रूप, अमिता, झूठा सच और 12 घंटे, अप्सरा का शाप, क्यों फंसे, मेरी तेरी उसकी बात। उसके बाद देखते हैं पांडे बच्चन शर्मा उग्र जी के उपन्यास चंद हसीनों की खतूत, दिल्ली का दलाल, बदुआ की बेटी, शराबी, सरकार तुम्हारी आंखों में, चॉकलेट और जो है जी 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 जी, फागुन के 4 दिन, जूहू। ये सभी जो है उपन्यास उग्र जी के हैं। आगे बढ़ते हैं। फिर देख लेते हैं भगवती चरण वर्मा जी के उपन्यास पतन, चित्रलेखा मैंने आपको बताया ही था, और 3 वर्ष, टेढ़े मेढ़े रास्ते, आखिरी दाव, अपने खिलौने, भूले बिसरे चित्र, वह फिर नहीं आई, सामर्थ्य और सीमा, थके पाँव, रेखा,
उसके बाद आगे बढ़ते हैं। सच्ची सीधी बातें, सभी नचावत राम गोसाई, प्रश्न और मरीचिका, ये जो है भगवती चरण वर्मा जी की सभी रचनाएं इम्पोर्टेंट है, परीक्षाओं में पूछी जाती हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 8, कालक्रम की दृष्टि से निम्नलिखित नाटकों का सही अनुक्रम दर्शाइए। तो कालक्रम की दृष्टि से हमें नाटकों का अनुक्रम देखते हुए आंसर लगाना है। तो आंसर होगा हमारा ए, संयोगिता, स्वयंवर, चंद्रगुप्त, सिंदूर की होली और कोणार्क। इनको हम किस प्रकार से इनका कालक्रम हम लगा सकते हैं, देख लेते हैं। इनका प्रकाशन वर्ष और इनके लेखक। संयोगिता स्वयंवर जो है 1886 लाला श्रीनिवास दास जी द्वारा लिखा गया। चंद्रगुप्त नाटक जो है 1928 जयशंकर प्रसाद जी का है। सिंदूर की होली जो है 1934 लक्ष्मी नारायण मिश्र जी का है। और कोणार्क जो है 1951 जगदीश चंद्र माथुर जी का है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 9, कछुआ धर्म किस विधा की रचना है। तो ये एक निबंध विधा की रचना है कछुआ धर्म, जो कि जो है चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का निबंध है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी का कछुआ धर्म मोरेशी मोही कुठाव नामक शीर्षक से जो है इन्होंने महत्वपूर्ण निबंध लिखे हैं। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 10 देख लेते हैं। ए लड़की किसकी रचना है। ए लड़की निम्नलिखित में से कृष्णा शोभती की रचना है। देखते हैं, कृष्णा शोभती की अन्य जो कहानियाँ हैं, बादलों के घेरे, सिक्का बदल गया, यारों के यार, तीन पहाड़, ए लड़की, और मैत्री पुष्पा जी की जो कहानियाँ हैं वो है चिन्हार, ललमनिया, गोमा हस्ती है, जवाबी कागज। फिर है मनु भंडारी जी की कहानियाँ, मैं हार गई, यही सच है, एक प्लेट सैलाब, तीन निगाहों की एक तस्वीर, रानी माँ का चबूतरा, गीत का चुम्बन और त्रिशंकु, बंद दरवाजे के साथ। फिर आती है ममता कालिया जी की कहानियाँ, इनकी कहानियाँ है छुटकारा, सीट नंबर 6, एक अदद औरत, प्रतिदिन, उसका यौवन, बोलने वाली औरत, जांच अभी जारी है, मुखौटा। ये जो रचनाएं हैं, कहानियाँ हैं, ये ममता कालिया की हैं। हिंदी साहित्य में जितनी भी लेखिकाएँ हुई हैं, लेखिकाओं ने जो कहानियों की रचना की है, उपन्यास लिखे हैं, वे लगभग जो है परीक्षाओं में कहीं ना कहीं जो है कम से कम लगभग 3 से 4 प्रश्न अवश्य पूछे जाते हैं। इनको आपको ध्यान रखना है, किस लेखिका साहित्यकार द्वारा कौन सी रचना लिखी गई है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 11, शकुंतला की अंगूठी के नाटककार के रचनाकार कौन है। यानी कि नाटक के रचनाकार यानी नाटककार कौन है। शकुंतला की अंगूठी जो रचना है, इसके नाटककार कौन है। तो आंसर हो जाएगा हमारा सुरेंद्र वर्मा। सुरेंद्र वर्मा जी द्वारा लिखी गई शकुंतला की अंगूठी। तो देख लेते हैं, शकुंतला की अंगूठी के अलावा और सुरेंद्र वर्मा जी द्वारा लिखे गए नाटक। सबसे पहले आएगा द्रौपदी, फिर सेतुबंद, नायक खलनायक, सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक, इम्पोर्टेंट नाटक है इनका ये। उसके बाद 8वां सर्ग भी इनका इम्पोर्टेंट है भाई। छोटे सैयद बड़े सैयद, एक दूनी एक, शकुंतला की अंगूठी, कैदे हयात, ये सभी जो हैं नाटक सुरेंद्र वर्मा जी के हैं। इनके अलावा रमेश बख्शी जी के नाटक देवयानी का कहना, तीसरा हाथी, वामाचार, यादों के घर और कसे हुए तार, ये सभी रचनाएं जो हैं ये रमेश बख्शी की है, जो कि इनके नाटक है। तीसरा हाथी कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है, इम्पोर्टेंट है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, शंकर शेष जी का नाटक। शंकर शेष जी के जो नाटक हैं उनमें शामिल है फंदी, गरौंदा, इनका इम्पोर्टेंट नाटक है, काफ़ी बार पूछा जाता है। एक और द्रोणाचार्य, ये भी इम्पोर्टेंट है। और अरे मायावी सरोवर, रक्तबीज, बंधन अपने अपने चेहरे, रक्तबीज, बंधन अपने अपने चेहरे, कोमल गांधार और पोस्टर, खुजराहो का शिल्पी, बिन बाती के द्वीप, आधी रात के बाद, शंकर शेष जी के ये सभी नाटक है। फिर देख लेते हैं प्रभाकर क्षेत्रीय के नाटक, जिसमें शामिल है ईला, इम्पोर्टेंट है, साच कहूँ, फिर से यहाँ जहाँ पन्हा,
उसके बाद देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 12 प्रश्न नंबर को जब हम पढ़ते हैं तो यहाँ पर एक कथन दिया हुआ है, तो हमें बताना है ये कथन किस साहित्यकार का है। काव्यानुभूति की जटिलता चित्तवृत्तियों की संख्या पर निर्भर नहीं बल्कि संवादी विसंवादी चित्तवृत्तियों के द्वंद्व पर आधारित है। जहाँ चित्तवृत्ति शब्द आपको दिखाई दे तो लगभग जो कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी द्वारा कहे गए हैं। तो ये थोड़ी सी ट्रिक के माध्यम से भी आपको याद रख लेना है। और एक अन्य कथन यहाँ पर दिया गया है, रसात्मक शब्दार्थ ही काव्य है, उसकी छंदोमयी विशिष्ट विद्या आधुनिक अर्थ में कविता है। ये कथन कहा है डॉक्टर नगेंद्र जी ने। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। कुंदन को रंग फीको लगे झलके अति अंगिनी चारु गोराई, जो ये पंक्ति है ये काफ़ी बार परीक्षाओं में पूछी जाती है, मतीराम जी की हैं। आगे बढ़ते हैं। और अन्य जो रचनाएं हैं रीतिकाल के जो कवियों की, वे भी कई बार परीक्षाओं में पूछी जाती हैं, जैसे कि सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात मनो नीलमणि सेल पर आप आतप पयो पर प्रभात, जो ये पंक्तियाँ हैं ये बिहारी जी की हैं। शिवा को बखानो की बखानो 76 साल को, तो ये जो है भूषण की कवि पंक्तियाँ हैं। भूषण कवि दोनों जो हैं शासकों के दरबार में जो है रचनाएं करते थे, शिवाजी और छत्रसाल। आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं। अभिधा उत्तम काव्य मध्यम लक्षणाहीन अदम व्यंजना रस भिरस उल्टी कहत नवीन, जो ये पंक्तियाँ है ये देव कवि की हैं, जो कि काफ़ी बार परीक्षाओं में पूछी जाती हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं, व्यंजना शक्ति का कार्य क्या है। व्यंजना शक्ति का कार्य होता है मुख्यार्थ में छिपे अकथित अर्थ को व्यक्त करना। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 15। विखंडनावाद के प्रवर्तक कौन है। विखंडनावाद के प्रवर्तक माने जाते हैं जॉर्ज देरिडा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है हमारा, आल्य किस ऋतु में गाया जाता है। जो आल्य है ये गाया जाता है वर्षा ऋतु में, ये भी आपको ध्यान रखना है। आल्य जो कि परमाल रासो आल्य खंड के नाम से भी जाना जाता है, वो वर्षा ऋतु में गाया जाता है, जिसमें के रचनाकार कौन है, कवि जगनिक। उसके बाद देख लेते हैं बिसल देव रासो के रचयिता। आप सभी को पता है बिसल देव रासो के रचयिता हैं नरपति नाल्य जी। बिसल देव रासो का जो ग्रंथ है 1212 नरपति नाल्य द्वारा लिखा गया। परमाल रासो को आल्य खंड के नाम से भी जाना जाता है 1230 जगनिक कवि द्वारा लिखा गया। पृथ्वीराज रासो 1152 चंद बरदाई द्वारा लिखा गया। हमीर रासो जो है सारंगधर सूरी का ग्रंथ है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 18। इस्तवार द लिटरेचर एंड द हिंदुस्तान की रचना जो है किसके द्वारा की गई। आंसर होगा हमारा हिंदी साहित्य के जो है इतिहास लेखन का सूत्रपात करने वाले विद्वान गारसा दातासी, जिन्होंने हिंदी साहित्य इतिहास फ्रेंच भाषा में लिखा, जो कि 2 भागों में प्रकाशित हुआ। 1939 में जो पहले भाग का पहला खंड, 1947 में दूसरा खंड, और इसका जो तीसरा संस्करण है वो 1971 में आया। 2 भागों में 1939 और 1947 में प्रकाशित हुआ, और जो है इसका तीसरा जो संस्करण है वो 1971 में प्रकाशित हुआ। हिंदी साहित्य इतिहास लेखन परंपरा की शुरुआत इनके द्वारा ही की गई। जॉर्ज गिरियसन द्वारा रचित द मॉडर्न वर्नाकुलर ऑफ लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान 1888 की जो ये रचना है, ये सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का पहला इतिहास ग्रंथ माना जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19। अंधा युग किसकी रचना है। अंधा युग जो है धर्मवीर भारती जी की रचना है। इनका एक नाटक है अंधा युग, तो देख लेते हैं। धर्मवीर भारती जी की रचना 1955 में अंधा युग धर्मवीर भारती की। एक कंठ विश्वाई 1963 दुष्यंत कुमार जी का नाटक है, और खंडित यात्राएं जो है नरेश मेहता जी की है। पैरों तले जमीन मोहन राकेश जी का अधूरा नाटक रह गया। अगला प्रश्न देख लेते हैं प्रश्न नंबर 20। कुटुज के लेखक कौन है। कुटुज जो रचना है वो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचना है। हजारी प्रसाद द्विवेदी के
निबंध संग्रह अशोक के फूल, कल्पलता, मध्यकालीन धर्म साधना, विचार और वितर्क, विचार प्रवाह, कुटुज, साहित्य सहचर और आलोक पर्व। ये जो है मुख्य निबंध है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के। इनके अलावा रामचंद्र शुक्ल के निबंध भी हम देख लेते हैं। निबंध संग्रह चिंतामणि भाग 1, चिंतामणि भाग 2, चिंतामणि भाग 3 और चिंतामणि भाग 4। ये जो है रामचंद्र शुक्ल जी के प्रमुख निबंध संग्रह हैं। उसके बाद कुबेर नाथ राय जी के जो निबंध संग्रह है वो है प्रिया नीलकंठी। उसके बाद रस आखेट, गंधमादन, विषाद योग, निषाद बांसुरी, महाकवि की तर्जनी, दृष्टि अभिसार और मराल उत्तर कुरु। ये सभी रचनाएं जो है कुबेर नाथ राय की हैं। इनके निबंध संग्रह हैं कुबेर नाथ राय जी के। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। आगे हमारा जो एक साहित्यकार और हुए हैं प्रमुख निबंधकार जिनका नाम है विद्यानिवास मिश्र। इनका निबंध जो है इनकी रचनाएं परीक्षा में अवश्य पूछी जाती है, वेरी इम्पोर्टेंट रही हैं ये हिंदी साहित्य के लेखन में। तो देख लेते हैं। चितवन की छा, हल्दी दूब, तुम चंदन हम पानी, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, भरमानंद पत्र, तमाल के झरोके से, संचारणी, अंगद की नियति और शिरीष की याद आई। ये सभी रचनाएं जो हैं विद्यानिवास मिश्र जी की हैं। इनके निबंध संग्रह हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। कितनी भाषाओं को भारतीय भाषाओं में सम्मिलित किया गया? आप सभी को पता है भारतीय जो भाषाओं में शामिल भाषाएं है केवल अभी तक वर्तमान में 22, और शुरुआत में कितनी भाषाएं थी? 14। ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद सिंधी को जोड़ा गया, फिर जो है अलग अलग संशोधनों द्वारा अलग अलग भाषाओं को जोड़ा गया, जैसे कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली। फिर उसके बाद जो है बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली को जोड़ा गया। इनको कब जोड़ा गया ये भी हम देख लेते हैं। इन 22 भाषाओं के साथ एक बार रिवाइज कर लेते हैं इनको। असमिया, बंगला, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, ओडिया, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, बोडो, संथाली, मैथिली और डोगरी। ये सभी 22 भाषाओं में शामिल की गई है भारतीय संविधान में। और जो है इन भाषाओं में 14 भाषाओं को संविधान के प्रारंभ में ही शामिल कर लिया गया था, लेकिन जो है और अन्य भाषाओं को बाद में जोड़ा गया है। जैसे कि वर्ष 1967 के संशोधन में, जो कि 21वां संविधान संशोधन हुआ था, उसमें जोड़ा गया सिंधी भाषा को, जो कि 1952 में जो है 71वें संशोधन के द्वारा कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को जोड़ा गया। उसके बाद वर्ष 2003 में 92वें संशोधन में जो है, जो कि 2004 से प्रभावित हुआ, बोडो, डोगरी, संथाली और मैथिली को यहाँ पर जोड़ दिया गया। तो आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 22 देख लेते हैं। हिंदू हृदय और मुसलमान हृदय आमने सामने करके अजनबीपन मिटाने वालों में इन्हीं का नाम आता है। जो शुक्ल जी का जो ये कथन है, इसमें इन्हीं का नाम जो है किस साहित्यकार के बारे में कहा गया है? तो आंसर हो जाएगा हमारा जायसी। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 23 देख लेते हैं। हीन भय जलमीन अधीन का कहा कतीमो अकुलानी समाने, नीर स्नेही को लाए कलंक, नीरास है कायर त्याग पराने। जो ये काव्य में नीर स्नेही में कौन सा अलंकार है? तो आंसर हो जाएगा हमारा सबंग पद श्लेष अलंकार। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 24। किस रासो काव्य की कथा का वर्णन सुख सुखी के संवाद पर आधारित है? तो आंसर होगा हमारा पृथ्वीराज रासो की। और कीर्ति लता में जो है भृंग भृंगी संवाद हुआ है, ये भी आपको ध्यान रखना है। कीर्ति लता जो विद्यापति की जो रचना है कीर्ति लता, इसमें किसका संवाद हुआ है? भृंग भृंगी। ये भी प्रश्न कई बार पूछा जाता है। और जो है सुख सुखी का जो संवाद है ये पृथ्वीराज रासो में दर्शाया गया है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 25। हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार धता शब्द का व्यवहार मूलतः किस अर्थ में होता है? आंसर हो जाएगा हमारा छेदन के अर्थ में। इस प्रकार से लगभग हमने टॉप 25 प्रश्नों को कंप्लीट करने की कोशिश की है आज की क्लास में, और अन्य प्रश्नों को जो है हम नेक्स्ट क्लास में करने की कोशिश करेंगे। तो आज की क्लास में केवल हम 25 प्रश्नों को ही करेंगे भाई।
तो इसी तरह निरंतरता के साथ हर रोज़ हिंदी विषय से संबंधित अधिक से अधिक जो है व्याख्या सहित प्रश्नों को करते हुए हम अपनी तैयारी को आगे बढ़ाते रहेंगे। बीच में जो है 1 वीक तक हम जो है क्लास नहीं ले पाए, तो इसके लिए मैं आप लोगों के लिए को बार बार आपसे क्षमा मांगती हूँ, क्योंकि किसी कारणवश जो मैं क्लास को रेगुलरिटी के साथ निरंतरता के साथ नहीं रख पाई। तो जो है आज से मैं पूरी कोशिश करूँगी आपको जो है हर रोज़ या जो है 1 दिन छोड़ करके जो है आपको क्लास मिलती रहे। तो आप भी अपनी जो है परीक्षाओं की तैयारी इसी तरह अधिक से अधिक तथ्यों को प्रश्नों के रिवीजन के साथ आगे बढ़ाते रहिएगा। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू। चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर लेना, ताकि नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहे। पढ़ते रहना, आगे बढ़ते रहना, और लाइक और कमेंट अवश्य करना, ताकि मुझे भी नेक्स्ट क्लास बनाने का मोटिवेशन आप लोगों से मिलता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।